एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो देखो बच्चों, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 की और इसमें हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 3। तो यहाँ पर हम क्या समझने वाले हैं, यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्यारे बच्चों नगरीयकरण के परिणाम। ठीक है, तो देखिएगा नगरीयकरण के अच्छे परिणाम भी होते हैं और बुरे परिणाम भी होते हैं, तो दोनों की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे नगरीयकरण के परिणाम। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, जैसे नगरीयकरण के कुछ लाभ होते हैं ना, वैसे ही हानियां भी होती हैं, तो दोनों के बारे में हम समझने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे नगरीयकरण के लाभ की, कि नगरीयकरण के कारण कौन कौन से अच्छी बातें होती हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं, जरा हम उसको समझते हैं। तो पहला यहाँ पर है प्यारे बच्चों सामाजिक एकता। अब ये सामाजिक एकता का नगरीयकरण के साथ क्या लेना देना, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो होता क्या है, जैसे कि शहर में अलग अलग जगहों से, अलग अलग गांवों से लोग आते हैं यहाँ पर रहने के लिए, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे सामाजिक एकता का एक प्रकार से देखा जाए तो निर्माण होता है, क्योंकि एक ही सोसाइटी के अंदर अलग अलग जाति, धर्म, दूसरी भाषाएं बोलने वाले लोग, सब लोग एक साथ मिल करके रहते हैं। इससे क्या होता है, सामाजिक एकता का निर्माण तो होता ही है। तो आइए जरा इसके बारे में समझते हैं। देखिए, पहली बात, नगरीयकरण के कारण द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थक श्रेणी के व्यवसायों में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। देखो प्यारे बच्चों, जैसे हमने अलग अलग प्रकार के ये जो व्यवसाय है वो हमने पढ़ा था। पहला क्या होता है, प्राथमिक। प्राथमिक मतलब क्या होता है, जो संबंधित होता है कृषि से। द्वितीयक यानी क्या होता है, वो व्यवसाय जो निर्भर होता है किसके ऊपर, प्राथमिक व्यवसाय के ऊपर, यानी प्राथमिक व्यवसाय से मिलने वाली जो भी चीजें होती है ना, उसी का यूज करके ये जो द्वितीयक व्यवसाय है ये किया जाता है। ठीक है, फिर तृतीयक व्यवसाय हम किसको कहते हैं, तो जो सेवा क्षेत्र होते हैं ना वो इसमें आ जाते हैं। चतुर्थक का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, तो चतुर्थक यानी क्या, जिसके पास कोई स्पेशल स्किल है, ठीक है, कोई स्पेशल हुनर है, मतलब इस काम को सब लोग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए लैब में अगर टेस्टिंग करनी है तो वो कौन कर सकता है, जो उसने उसकी डीप नॉलेज की, मतलब डीप नॉलेज को गेन किया हो, वो काम वही व्यक्ति कर सकता है, तो वो चतुर्थक श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नगरीयकरण के कारण ये जो सारे व्यवसाय हैं इनमें वृद्धि होती है, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है कि आर्थिक व्यवहारों में भी वृद्धि होती है, यानी अगर ये व्यवसाय ज्यादा रहेंगे तो फिर वहां पर जो आर्थिक विकास है वो भी तेजी से होगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में विकास तीव्र गति से होता है। विविध प्रदेशों से आने वाले लोगों के एकत्रित रहने से क्या होता है, शहरों में सांस्कृतिक और सामाजिक रूढ़ी परंपराओं का आदान प्रदान होता है। इससे सामाजिक एकता का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांवों से लोग आ रहे हैं शहर में रहने के लिए, तो ये लोग एकत्रित आकर के रहते हैं। इससे क्या होता है कि इनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, रूढ़ी परंपराएं हैं, उनका क्या होता है प्यारे बच्चों, आदान प्रदान होता है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे मान लीजिए एक सोसाइटी, अब इस सोसाइटी में रहने वाले लोग ना, मतलब गुजरात से आए भी लोग हैं, गुजराती लोग भी हैं, यहाँ पर यूपी से आए हुए लोग भी हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी जो हमारे देश के, जैसे साउथ इंडिया से भी आए हुए लोग हैं, जो एक साथ वही उस सोसाइटी में रह रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए गुजराती लोगों का अगर कोई त्यौहार पड़ेगा, क्योंकि जब त्यौहार पड़ता है तो वो पड़ोसियों को ही सबसे ज्यादा हम लोग याद करते हैं, है ना। अगर हमारे घर में कुछ फंक्शन होता है तो क्या करते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं कि नहीं, है ना। हमारे आसपास में जो भी पड़ोसी रहते हैं उनको हम बुलाते हैं। इससे क्या होगा, उनकी संस्कृति के बारे में दूसरों को पता चलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सांस्कृतिक और सामाजिक रूढ़ी परंपराओं का आदान प्रदान होता है और इस प्रकार से सामाजिक एकता का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। तो आइए जरा समझते हैं। देखिए, विविध प्रदेशों से लोगों का स्थानांतरण होता रहता है। ऐसे लोगों में ज्ञान, कौशल तथा जानकारी का आदान प्रदान सुलभता से होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग प्रदेशों से लोग जो हैं वो आते जाते रहते हैं, स्थानांतरण होता रहता है। इसके कारण क्या होता है कि ऐसे लोगों में, सुनिएगा ध्यान से, ज्ञान, कौशल तथा जानकारी का आदान प्रदान सुलभता से होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप पूरा जीवन बस एक ही घर में रह रहे हो, एक ही गांव में रह रहे हो, खाली बस अपने गांव में, एक ही घर में, है ना, तब आपको दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। बस हम अपने से मतलब रख रहे हो, बस हमें जाना है, खेत में काम करना है, घर पे आ गए, आराम कर लिया, सो गए, फिर सुबह उठे, फिर खेत में गए काम करने के लिए और फिर काम करके फिर खाना खा के सो गए। मतलब आपका जीवन बस वही तक, उसी गांव
गांव तक सीमित रह जाएगा, आपको दूसरी चीजें आएंगी नहीं, बस आपको एक ही काम आएगा, ठीक है, जो आप वहां पे गांव में कर रहे हो वही काम आएगा। तो इससे क्या आपके जो स्किल्स है वो डेवलप हो पाएंगी, नहीं डेवलप हो पाएंगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब स्थानांतरण होता है कि हम अलग अलग जगह पे जा रहे हैं तो नई नई स्किल सीखते हैं, है ना, हमारा ज्ञान कौशल, ठीक है, और जानकारी का क्या होता है, आदान प्रदान अच्छे से होता है ना। नवीनतम सूचना और जानकारी तथा सामग्री, इनका लाभ सर्वप्रथम ऐसे प्रदेशों में होता है, जैसे मान लीजिए किसी और प्रदेश से कोई व्यक्ति कुछ गुण सीख करके आया है, कुछ स्किल उसके पास है, तो वो क्या कर सकता है, वहां पे उसका यूज कर सकता है। तो इससे क्या होगा, उस क्षेत्र को उसका लाभ मिलेगा ना, वो जो स्किल सीख के आया था, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात दी गई है, उद्योग और व्यवसाय से संबंधित अनेक नए प्रकल्प इन प्रदेशों में विकसित होते दिखाई देते हैं, है ना, क्योंकि जहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के लोग रहेंगे, नए नए आइडियाज सबके देखो, सबके अंदर आइडियाज जो है ना अलग अलग होते हैं, ठीक है, बहुत क्या होता है, मतलब सब लोग अपने परसेप्शन के हिसाब से सोचते हैं, सबका दृष्टिकोण क्या होता है प्यारे बच्चों, अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर उद्योग और व्यवसायों से संबंधित अनेक नए प्रकल्प इन प्रदेशों में विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। नगरीय बस्तियों में नई कल्पनाएं, नवीनतम जानकारी और तकनीकी सुख सुविधाओं का लाभ प्रथम मिलता है। परिणामतः यहाँ का रहन सहन का स्तर कैसा हो जाता है भाई, ऊंचा हो जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों सुख सुविधाओं की। तो अब जहाँ पर लोग रहेंगे, ठीक है, तो वहां पर सुख सुविधाएं तो होनी निश्चित ही है, सरकार की तरफ से भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो आइए जरा मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो नगरीयकरण के कारण नगरीय बस्तियों में अनेक सुख सुविधाएं विकसित होती हैं। यातायात, संदेश वहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अग्निशमन आदि सुविधाएं महत्वपूर्ण होती हैं, है ना। जैसे जो शहर होते हैं वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि यातायात सिस्टम बहुत अच्छा होता है, संदेश वहन यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम, टावर्स लगा दिए जाते हैं। अगर आप अभी के टाइम पे भी किसी बहुत पिछड़े हुए गांव में चले जाओगे ना, तो आप ना वहां पे मोबाइल का यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे नेटवर्क ही नहीं आता है, ठीक है। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले गांव गई थी, अब गांव में जाने के बाद यहाँ पर तो मेरा इंटरनेट बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैं गाँव में गई, ठीक है, तो मेरे गांव में तो नेटवर्क आ रहा था, लेकिन मैं दूसरे गांव में गई थी, अपने दीदी के गांव में गई थी, ठीक है। तो वहां पर मैंने क्या देखा कि मेरा जो मोबाइल है ना, इसका नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, मतलब इंटरनेट चल ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी बंद हो चुका था। गांव जाने के बाद पूरा मेरा मोबाइल जो है उसमें, मतलब अगर मुझे कुछ व्हाट्सएप का मैसेज भी देखना हो ना, तो उसके लिए भी मुझे दूसरों से हॉटस्पॉट लेना पड़ता था, ऐसी सिचुएशन आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि शहरों में ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी शहर में जाओगे ना, वहां पे आपका जो नेटवर्क है वो एकदम फुल स्पीड से काम करेगा, ठीक है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। और इसके अलावा शिक्षा की सुविधा भी होती है। जैसे गांव में आप देखेंगे तो आपको ज्यादा स्कूल देखने मिलेंगे नहीं, और अगर होंगे भी तो कोई एक आध ऐसे सरकारी स्कूल होगा, ठीक है, किसी एक गांव में एक सरकारी स्कूल होगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स अगर आप ढूंढो तो शायद ही कहीं पर मिले, ठीक है, ऐसी सिचुएशन होती है। लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं होता। शहर में तो मतलब बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, आप किसी में भी अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हो। इसके अलावा स्वास्थ्य की सुविधा भी मतलब होती है शहरों में, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको गाँव में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा तो फिर आपको शहर लेकर के जाना पड़ेगा उसका इलाज करवाने के लिए गांव में से, ठीक है। लेकिन शहर में तो ऐसा होता नहीं है। शहर में तो पास में ही अस्पताल होते हैं, आप अपने घर से निकलोगे, अस्पताल आ गया, जाओ जाके इलाज करवा लो। अग्निशमन यानी कि जो फायर ब्रिगेड है वो भी शहरों में अच्छे से होता है। तो ये सारी जो सुख सुविधाएं हैं वो मतलब होती है शहरों में, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है भाई देख लेते हैं। उच्च स्तर की परिवहन सुविधाओं के कारण यात्रा के सुचारूपन में वृद्धि होती है। देखो बच्चों, अब हम शहर में देखते हैं ना, तो शहर में क्या होता है कि जो हमारा यातायात है, परिवहन है, ये कैसी होती है, ये भी बहुत अच्छी होती है ना। आपको मतलब अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव में अगर मान लीजिए कोई गांव है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ये आपका गांव है, तो अगर आपको कहीं पे जाना है तो पहली बात तो गांव से निकल करके बहुत दूर आना पड़ेगा आपको, पूरा ये मेन रोड पे आना पड़ेगा, ठीक है, मेन जो रोड है वहां पे आना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ से कोई परिवहन का साधन मिलेगा और आप कहीं पर जा पाओगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन शहर में तो ऐसा होता नहीं है। आप अपने घर से बाहर निकलोगे, वहीं पे आपको कहीं पे रिक्शा मिल जाएगा थोड़े ही दूर पे, और फिर आपको जहां पर भी जाना है वहां से जा सकते हो, ठीक है, स्टेशन वगैरह, या फिर आपको कहीं पर भी जाना है तो वो रिक्शे से जा सकते हो। तो शहर में परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसका अच्छा परिणाम वस्तु यातायात, बाजार केंद्र, व्यापार आदि पर पड़ता है, ठीक है। अच्छा, शिक्षा की सुविधाएं भी नगरीय क्षेत्रों में अधिक विकसित पाई दिखाई देती हैं,
ठीक है। विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए अन्य स्थान से विद्यार्थी नगरीय क्षेत्रों में आते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। देखिएगा जैसे जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहर है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गाँव से जो बच्चे होते हैं ना, वो पढ़ाई करने के लिए कहाँ पर आते हैं? शहर में आते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। क्यों शहर में आ रहे? गाँव में उन्होंने पढ़ाई क्यों नहीं की? क्योंकि गाँव में उच्च शिक्षा था ही नहीं, है ना। था तो कहाँ तक था? मान लीजिए 12वीं तक ही बस वहाँ पे स्कूल थे, या फिर मान लेते ग्रेजुएशन तक, ठीक है। लेकिन अब उसके आगे का वो क्या करें? उनको आगे का भी पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? जो दूसरे नगर है, शहर है, वहां पे जाना पड़ेगा। तो ये शहर में होता है, ठीक है। और इन सुविधाओं का लाभ ये मैंने आपको बता दिया। देखिए स्वास्थ्य सेवाएं भी नगरीय भागों में अच्छी तरह विकसित हुई पाई जाती हैं, और इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अन्य क्षेत्रों से भी जो अनेक रोगी और उनके रिश्तेदार हैं, वो नगरों में कुछ समय के लिए ठहरने के लिए आते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि शहरों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं। अगर किसी को कोई बीमारी हुई, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता है? शहर में जाना पड़ता है अपना इलाज करवाने के लिए। गांव में क्यों नहीं कराया? क्योंकि उसका इलाज ही नहीं था, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया किसके बारे में। यहाँ पे हमने देखा नगरीयकरण के लाभ। अब हम बात करेंगे नगरीयकरण की हानि। अब देखो बच्चों, नगरीयकरण से बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अच्छा, कौन कौन सी समस्याएं हैं? तो पहली समस्या यहाँ पर आ जाती है प्यारे दोस्तों, झुग्गी झोपड़ियाँ। झुग्गी झोपड़ियाँ देख रहे हो, ऐसे होती है ना। हम देखते हैं, आप अपने आसपास देखते होंगे, देखिए ऐसा होता है। कभी गांव में ऐसा आप लोगों ने झुग्गी झोपड़ियां देखी है? नहीं दिखा होगा, क्योंकि गांव में सबका अपना अपना घर होता है और वहां पर जनसंख्या ज्यादा नहीं है, इसके लिए हमें ज्यादा कुछ देखने के लिए मिलता नहीं है। लेकिन शहर में आपको ऐसे ना, आपको कोई भी बड़े से बड़ा शहर हो, वहां पे आपको जरूर ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये है क्या? तो देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अब शहर में लोग आ रहे हैं काम करने के लिए। अब ऐसा थोड़े ना कि जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं उनके पास इतना पैसा होगा कि वो अपना घर खरीद लेंगे और वहीं पे रहेंगे, ऐसा नहीं होता। वो आर्थिक दृष्टि से क्या होते हैं भाई? कमजोर होते हैं। अब अगर वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है तो उनको रहने के लिए कहीं छोटा सा भी घर मिल जाए, छोटा सा भी जगह मिल जाए, तो वो उसी में अपना गुजारा कर लेते। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं? झुग्गी झोपड़ियां बना करके रहने लगते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से क्या होता है? शहरों में जो है ये झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा नगरीयकरण के कारण क्या होता है कि शहरों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है, उस अनुपात में शहरों में निवास व्यवस्था में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि जमीन तो उतनी ही रहेगी। व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जमीन उतनी ही है। और क्या होता है? देखिएगा स्थानांतरण करने वाले जो अधिकांश लोग होते हैं वो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर होते हैं, तो वो अपना घर थोड़े ना ले सकते हैं शहर में। इसीलिए क्या होता है कि स्थानांतरण करने वाले अनेक लोग प्रतिदिन शहर में आते रहते हैं, परंतु सभी को रोजगार मिले यह भी संभव नहीं होता, है ना। लोग तो आते जा रहे हैं लेकिन सभी को काम मिल जाए, ये भी बात यहाँ पे मतलब ये भी संभव नहीं है। कुछ लोगों को ही काम मिल पाता है, जिस कारण से क्या होता है कि अनेक लोगों की आय कैसी होती है? कम होती है। और ऐसे लोग शहर में उपलब्ध जो खुली जगह होती है वहीं पर अस्थायी रूप से कच्चे स्वरूप के मकान बनाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। और इस प्रकार से ये जो झुग्गी झोपड़ियां हैं इनका निर्माण होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। ये शहरों में ही आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा। चलो भाई, अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे अगले आइए यहाँ पर देखते हैं। झुग्गी झोपड़ियाँ हो गया ना, अब उसके बाद क्या है? अच्छा, झुग्गी झोपड़ियों की बातें कुछ और यहाँ पे दी गई हैं, तो आइए जरा देखते हैं। अब ये जो अधिकांश मकान होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? अवैध होते हैं, यानी इलीगल होते हैं, राइट। अतः उन्हें स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं से सुख सुविधाएं नहीं मिलती, यानी जो भी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि पानी की व्यवस्था, ठीक है, सड़कें और भी जो फैसिलिटीज है वो उनको नहीं मिल पाती, क्योंकि वो अवैध है, इलीगल है, ठीक है। उस जमीन पे उनको घर नहीं बनाना था लेकिन फिर भी उन लोगों ने बनाया। तो अब क्या होगा? फ्यूचर में ये हो सकता है कि मान लीजिए अगर वहां पे रोड का कंस्ट्रक्शन करना हुआ तो उनके घर हटाए जा सकते हैं, है ना, क्योंकि वो अवैध है और वो लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे, वो तो खुली जगह में अपना घर बना करके रह रहे थे, ठीक है। स्थानीय स्वराज संस्थाओं से सुख सुविधाएं नहीं मिलती है। यहाँ मकानों का घनत्व कैसा होता है भाई? अधिक होता है, हमने देखा ही है ना, कितने पास पास घर होते हैं एकदम चिपक चिपक करके, ठीक है। इवन दीवार भी क्या होती है भाई? सेम होती है ना। सड़कें कैसी होती हैं? सकरी होती हैं, यानी कि पतली सी होती हैं। आधारभूत सुविधाओं का अभाव होता है, जो भी बेसिक फैसिलिटीज चाहिए वो नहीं होती है। ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ अनिर्बद्धता से
फैलती जाती हैं। परिणामतः सामाजिक और स्वास्थ्य विषयक समस्याएं निर्मित हो सकती हैं। यानी कि ऐसी टाइप की जो झुग्गी झोपड़ियां है ना प्यारे बच्चों, अनिर्बत्ता, इसका मतलब क्या हुआ ना कि ये बिना किसी रोक टोक के बढ़ती जाती है, क्योंकि लोग आते जा रहे, एक ने बनाया उसको देख करके दूसरा बनाएगा, ऐसे करके तीसरा भी बनाएगा, है ना, और फिर जाके ऐसे वो बढ़ते जाते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है कि सामाजिक और स्वास्थ्य सुविधाएं जो है, स्वास्थ्य विषयक समस्याएं निर्मित हो सकती है। क्यों ऐसा? आप बोलिए ना कि अगर पूरा यहाँ पे इतने सारे लोग इतने से जगह में रह रहे हैं, तो अगर किसी को कुछ बीमारी हुआ है ना, तो वो वहां पे धीरे धीरे करके सभी में फैल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं शहरों के अंदर। ठीक है, चलो यातायात गतिरोध। बच्चों ये तो ट्रैफिक जाम तो मतलब पूछो ही मत। ठीक है, शहर का हाल हम क्या बताएं, अगर आप दोपहर में निकल जाओ तो इतना पीपा आपको सुनाई देगा ना, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ये कान बंद करना पड़ेगा, इतना बड़ा ट्रैफिक जाम लग जाता है। और ये ट्रैफिक जाम से तो बहुत परेशान है सब लोग। ठीक है, अब ये ट्रैफिक जाम क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या इतनी है। देखो मैं आपको बताती हूँ होता क्या है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए अब लोग जो है ये यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर मान लीजिए ये आपका पूरा शहर है। ठीक है, अब इसके बीच में क्या लगी हुई है, फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है, और जो लोग हैं वो इनके किनारों पे, जो शहर है, शहर से थोड़ा सा दूर यहाँ पे घर बना करके रह रहे हैं। ठीक है, इधर घर बना करके रह रहे हैं, तो क्या होगा, जब ये यहाँ पे फैक्ट्रीज में काम करने के लिए आएंगे तो ये किसी ना किसी साधन से ही आएंगे। ओके, पब्लिक, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे यानी रेल या फिर बस से आएंगे, या फिर वो अपना खुद का जो वाहन है, मोटरसाइकिल या फिर जिनके पास कार है, उनसे वो काम करने के लिए आएंगे। और इतने सारे यहाँ पे लोग होते हैं ना, इसके लिए क्या होता है, पूरा सड़कों पे लंबी लंबी कतारों में ट्रैफिक जाम लग जाता है। ठीक है, देखो ऐसे सिचुएशन आप लोगों ने देखी होगी, जो भी बच्चे शहर में रहते हैं, जो भी लोग है ना, तो उन्होंने तो ये ट्रैफिक जाम जरूर देखा होगा। और ये बहुत बेकार होती है, क्योंकि ट्रैफिक जाम की वजह से अगर आप बाइक पर है, मान लीजिए कार में बैठे हैं, तो कार में तो चलो एसी चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप बाइक पर हैं और ये ट्रैफिक जाम लग गया ना, मतलब बहुत खतरे वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। नगरों का क्षेत्रीय विस्तार होने के कारण नगर के बाह्यकाय तथा उपनगरों में लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो अब नगर के बाह्यकाय और उपनगर ये क्या है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका नगर है। ठीक है, ये आपका नगर है, तो नगर के बाह्यकाय मतलब इसके बाहरी भाग में, नगर का जो बाह्य भाग है वहां पर, और जो उपनगर है यानी जो नगर का केंद्रीय भाग है ना, उससे थोड़ी सी दूरी पर वहां पे लोग क्या करते हैं, अपना निवास स्थान बना करके रहने लगते हैं। और शहर के मध्यवर्ती भागों में व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा आदि के लिए प्रतिदिन उपनगरों से नगर की ओर लोग आना जाना करते हैं। जैसे कि ये आपका मान लीजिए यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है या फिर उद्योग है, व्यापार है, ये सब कुछ है, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ से इधर तो आएंगे ही, रोज इनका अप डाउन चलता रहेगा। और इस कारण से क्या होता है कि ये ट्रैफिक जाम हमें देखने के लिए मिलता है। देखिएगा, जो हमारे सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं हैं वो जनसंख्या के प्रमाण में पर्याप्त नहीं होती है, यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे आज की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, हम मुंबई में देखते हैं, है ना, मुंबई में जो ट्रेनें होती है, लोकल ट्रेन, आप देखिएगा कितनी भर भर के जाती है, मतलब आदमी को ना चढ़ने भी नहीं मिलता है। अगर हम देखेंगे तो इतनी भीड़ होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर ऐसे पूरा मतलब लटकते लटकते जाते हैं, कैसे भी करके अपनी पूरी जान जो है लोग हथेली पे रख के और फिर जाते हैं अपने काम पे, जो भी जहां पर भी उनको जाना रहता है वहां पर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं हैं वो पर्याप्त न होने से लोग क्या करते हैं, निजी वाहनों का उपयोग करते हैं, जिसके कारण भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है। परिणामतः यातायात में गतिरोध उत्पन्न होता है और आवागमन में काफी समय नष्ट होता है ना। अगर ट्रैफिक जाम लग गया तो भाई 1-1 घंटे तक लगा रहता है, आप सोच लो, एक गाड़ी निकालेंगे इंस्पेक्टर साहब, फिर भी उधर भीड़ तो होती है। चलो अब प्रदूषण की बात कर लेते हैं। तो बच्चों शहर में प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे ट्रैफिक जाम लग गया तो वो इधर से बचाएंगे सीटी, वो इधर से बचाएंगे हॉर्न, है ना, तो हॉर्न बजता रहेगा तो इसके कारण क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार के प्रदूषण होते हैं। शहरों में हमें वायु प्रदूषण भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये जो गाड़ियां चल रही हैं, उद्योग धंधे लगाए गए हैं, उनसे जो निकलने वाली जहरीली गैसें हैं वो पूरा हमारे वातावरण में मिक्स हो जाती हैं और हमारे सांस के साथ वो हमारे अंदर चली जाती हैं और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जल प्रदूषण भी होते हैं। तो देखिएगा, शहरों में प्रदूषण एक जटिल समस्या बन गई है। इसका नगरीय जीवन पर विपरीत परिणाम होता हुआ दिखाई देता है। इसमें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण दिखाई देता है। नगरों का बढ़ता विकास, सुविधाओं का
अभाव, उसी प्रकार नियमों का उल्लंघन, इससे प्रदूषण यह एक गंभीर समस्या होती जा रही है। जिस प्रकार नगरों में वृद्धि हो रही है उसी प्रकार प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है ना, क्योंकि लोग ज्यादा बढ़ेंगे तो और ज्यादा सुख सुविधाएं आएंगे, जिसके कारण भाई जो आपका प्रदूषण है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे एक और इसका समस्या देखेंगे, अपराध। जहाँ पर ज्यादा लोग रहेंगे वहां पे अपराध भी बढ़ेगा, क्योंकि देखो अब नगर में सब लोग आए हैं अपना काम धंधा करने के लिए, लेकिन सभी को रोजगार मिले ये तो संभव नहीं है ना। तो कि जब किसी को रोजगार नहीं मिलता तो अब वो अपना जीवन चलाने के लिए कुछ और तरीका अपना लेते हैं, चोरी का, डकैती का, है ना, कि अब चलो हम तो क्या करेंगे, चोरी करेंगे। तो ये लोग क्या करने लगते हैं, चोरी वगैरह, मतलब जो भी चीजें हैं तो ये सारी हमें शहर में देखने के लिए मिलती है ना। ज्यादातर अगर चोरियां देखेंगे ना तो कहाँ पर होती है, शहरों में होती है। क्यों, यही इसका कारण है। तो स्थानांतरित होने वाली जनसंख्या में से अनेक लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। परिणाम था अवैध मार्गों का उपयोग कर अनेक बार पैसा कमाया जाता है। लोग दूसरी इलीगल चीजें करने लगते हैं। इससे नगरों के अपराधों में वृद्धि दिखाई देती है। जैसे क्या क्या करते हैं, चोरी, सेंध का मतलब क्या होता है कि किसी इमारत में मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, हम उसमें मतलब दूसरे रूप में घुस गए, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा था, हमें पता है हमें तो क्या करनी है, चोरी करनी है, तो हमने मौका देख करके वहां पे घुसे और फिर चोरी किया, तो वो हो गया सेंध। उसके अलावा डकैती है ना, डाका डालना, फिर किसी बैंक को लूट लिया, किसी बिल्डिंग को लूट लिया, तो ये सारी चीजें, मारपीट, कत्ल आदि अपराध शहरों में बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण कानून तथा सुव्यवस्था की गंभीर समस्याएं निर्माण हो रही हैं। पुलिस तथा न्याय व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त निवास स्थानों की कीमत में अत्यधिक वृद्धि होती है। अब देखा, शहरों में एक और समस्या है कि जो निवास स्थान की कीमत होते हैं भाई, उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होती है। अलग अलग जो गुट होते हैं उनके बीच में, अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में संघर्ष होने लगता है ना, और इस कारण से शहरों में तनाव बढ़ते हैं। परिणामतः शहरों की सामाजिक एकता में क्या आ जाती है, प्यारे बच्चों, बाधा आ जाती है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर देखिए, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब लोग को मैं ना एक और चीज बताती हूँ आप लोगों को। क्या बताऊंगी, यहाँ पर देखिएगा, स्मार्ट सिटी के बारे में बता देती हूँ। जैसे अभी देखा जाए तो स्मार्ट सिटी जो है ये डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि शहरों में इतनी सारी समस्याएं निर्माण हो रही हैं, इसके कारण इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है, जैसे एक शहर ऐसा बनाया जाएगा जहाँ पे सारी चीजें जो है ना वो अच्छे से अवेलेबल होंगी, जो भी बेसिक फैसिलिटीज हैं। जैसे हमें क्या चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, यातायात की सुविधा चाहिए, है ना। कोशिश ये होनी चाहिए कि सड़कों पर जाम ना लगे, तो ये जहाँ रहेगा ये सब कुछ, हम उस सिटी को स्मार्ट सिटी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको सुरक्षा भी मिल रही है, सब चीज प्रॉपरली मिल रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आया है स्मार्ट सिटी का, जो काफी अच्छा इनिशिएटिव है ना। तो भविष्य में होप्स हो कि जो बनने वाले शहर हैं वो स्मार्ट सिटी के रूप में ही बने, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का। आप देख सकते हो जल प्रदूषण, ऐसे जाकर के कपड़े धो रहे पूरे नदी में, पूरे नदी के पानी को गंदा कर दिया। ये देखो, ये इतने बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए, लो भैया, ध्वनि प्रदूषण। ये हो गया जल प्रदूषण, कल कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी है नदी में बहा दिया। वायु प्रदूषण, ये देखो पूरा जो निकल रहा है धुआं वगैरह, ये देखो धुआं, है ना। तो ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपका ये जो चैप्टर था ये होता है कंप्लीट। आई होप सो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।